अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस आकोट की तरफ से जो है तो ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस शुरू की गई है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो डिले हुआ आपकी पढ़ाई के अंदर। जो कोविड-19 का जो चला पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी तरफ से, उसकी वजह से जो है तो ये डिले हुआ। 3 महीने जो है तो आप लोग लेट हो गए पढ़ाई करने के लिए। और ये पहला लेक्चर है अपना, जिसको अपन ज़ीरो लेक्चर कहेंगे। इस लेक्चर के अंदर 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो है फिज़िक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए इंट्रोडक्शन है। सब्जेक्ट फिज़िक्स, ये अपने को देखना है। और आज के इस वीडियो में आपको देखना है कि 12वीं जमात के नए निसाब तबैयात का मुख्तसर तारुफ और बोर्ड का फरवरी 2020 का नया सवालिया पर्चा और उसका हल, ये हम अभी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है तो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक, हमें ये देखना है कि फिज़िक्स जैसे कि उसकी पढ़ाई कैसे करें हम। बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, सर जो याद किए वो फ़ौरन भूल गए, या कोई चीज़ बार बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाए, या और कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी और कोई हो सकती है। उसके लिए आपको जो सॉल्यूशन है, कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करें तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। फिज़िक्स की स्टडी करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है तो इसका बेसिक पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कि जो बेसिक है उसका कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आपने छोटा सा जो है तो एक सिलेबस या छोटा सा एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया और आपका फिज़िक्स का बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बेसिक जो है तो ये इम्प्रूव होगा साइड बाय साइड। जितनी ज़्यादा आप स्टडी करते रहेंगे, जितनी गहराई से आप स्टडी करते रहेंगे, आपका बेसिक इम्प्रूव होगा। एंड यू कैन इम्प्रूव योर बेसिक बाय योर सेल्फ ओनली। खुद से स्टडी करो, उस पर थिंकिंग करो, उसको यूजुअल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो, एंड यू विल फाइंड यू आर इम्प्रूविंग योर बेसिक। डेफिनेटली आपका बेसिक जो है तो इम्प्रूव होगा। देयर इज़ नो सच कोर्स और सच सिलेबस टू कंप्लीट और टू अंडरस्टैंड द टोटल बेसिक ऑफ फिज़िक्स। सेकंड चीज़, सबसे पहली चीज़, आपको फिज़िक्स के बेसिक पर ध्यान देना है। बगैर उसके आप फिज़िक्स को समझ नहीं सकेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है मैथमेटिकल स्किल। जब तक आप अपनी मैथमेटिकल स्किल को बिल्कुल मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप जो है तो फिज़िक्स को नहीं समझ सकते। आपको पता है कि
किसी भी फिजिक्स का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी फॉर्मूले को समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स को हम साइड में रख दें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी फिजिक्स। आपको मालूम है ये बात। तो मैथमेटिकल स्किल को आपको इम्प्रूव करना है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए जो बिल्कुल शॉर्ट में जो फार्मूले हैं और छोटी छोटी बातें जो है, उसके जो टेक्निक्स है, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है, जो आप हाई स्कूल लेवल तक जो आप पढ़ाई करते हुए हैं, वो अगर आपने क्लियर कर लिए तो एज गुड एज यू हैव इम्प्रूव्ड योर मैथमेटिकल स्किल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज़ जो है, तो नेक्स्ट चीज़ है भी कि सिंप्लीफाइड वे में आपको स्टडी करना है। आप सिंप्लीफाइड वे में स्टडी कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करो कि आपने किसी मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन को आपने स्टडी किए और वो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उसका कंपैरिजन करेंगे किसी छोटे एक्सप्रेशन से, या जो चीज़ ऑलरेडी आपको याद है उससे आप उसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़े और वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ नहीं पा रहे फिज़िक्स का, तो क्या करेंगे? यूजुअल लाइफ में, डेली लाइफ में जो अपन आम जिंदगी में जो काम करते रहते, जो ऑब्जर्वेशन करते रहते, जो मिसालें हमारे सामने रहती है, उस पर से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वो कॉम्प्लिकेटेड जो अपना है एक्सप्रेशन हो या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो, वो समझने में आसानी होगी। यानी कॉम्प्लिकेटेड को सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करना है और फिर उसको आपको याद रखना है, तो फिर आप उसको आसानी से याद रख सकेंगे। नेक्स्ट चीज़ इसमें है कि आपको ड्राइंग्स के ज़रिए भी जो है तो उसकी हेल्प लेना है, ड्राइंग की हेल्प लेना है, ग्राफिक्स का यूज़ करना है, और आपको जो है तो मेमोरी मैप्स बनाना है। मेमोरी मैप्स बनाकर, ड्राइंग बनाकर अगर आप उसको याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ है आपके लिए वो आसान होगी इंशाअल्लाह। रिचर्ड फिनमन ये एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, और इसके मुताबिक जो है कुछ आइडियाज़ जो है तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, और कि हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू लर्न फिज़िक्स। इसके कुछ छोटा सा एक टेक्निक है, और उस टेक्निक के ज़रिए मैं आपको बता सकता हूँ। एक छोटा सा वर्ड है, वो वर्ड आपको याद रखना है, और वो वर्ड है वियर, WEAR। ये वर्ड आपको याद रखना है। ये वर्ड का मीनिंग क्या है? अब इसका अपन लॉन्ग फॉर्म देखेंगे। इसके लॉन्ग फॉर्म के मुताबिक जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो वियर है, W stands for right, W stands for right। हर चीज़ आपको जो है तो लिख कर देखना है। जो भी चीज़ आप पढ़ाई करेंगे उसको लिख कर देखना है। डायग्राम अगर आपने देखा है तो डायग्राम को आपको बनाकर देखना है। इसी तरह से जो एक्सप्रेशन अगर आप पढ़ते, कोई फार्मूला आप पढ़ते, उसको आपको लिख कर देखना है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन। लिखने के बाद जो है तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रह सकती है। उसके बाद में सेकंड चीज़ जो है ई का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन देखना है आपको। अगर कोई एक प्रिंसिपल अगर आप पढ़ते हैं फिज़िक्स का, तो उसके एक्सप्लेनेशन में आपको जाना है, और एक्सप्लेनेशन में जाने के बाद
हम उसको जो है तो समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रूल पढ़े, तो उस रूल को अगर आप समझ नहीं पाए तो और डिटेल में जाना है आपको, उसका इलेबोरेशन करना है, उसको गहराई में जाकर उसको समझने की कोशिश करना है। इसी तरह से ये हो गया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो है W फॉर राइट एंड E फॉर एक्सप्लेन एंड देन A फॉर एनालाइज। एनालाइज करना है आपको। एनालाइज करना मीन्स आपको अपने आप को चेक करना है। आपने लिख कर देखे, उसका एक्सप्लेनेशन जो है तो आपने किए, अब वो आपको वो चीज़ कितनी समझ सके आप, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए ये चीज़ आप दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे। अपने फ्रेंड्स को जो है तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो स्टडी आपने किए वो कितना समझ सके आप उसको स्टडी के दौरान। तो ये एनालाइजेशन जो है तो आपको इसका करना ज़रूरी है। इसके बाद जो है तो नेक्स्ट चीज़ जो है आपको रिपीट करना है, इसको रिपीट करना है। राइट, एक्सप्लेन, एनालाइज एंड रिपीट। आपने उस चीज़ को लिख कर देख लिए, आपने उसको काफ़ी एक्सप्लेनेशन उसका देख लिया, आपने उसको एनालाइज किए, दूसरों के सामने आपने उसको एक्सप्लेन किए उस चीज़ को, और उसके बाद में एनालाइज करने के बाद आपको पता चला कि ठीक तरीके से आप उसको लर्न नहीं कर सके, आप उसको समझ नहीं सके, उसके पूरे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर नहीं हो सके। फिर आपको क्या करना है, देन यू हैव टू रिपीट इट अगेन। फिर से आपको उसको राइट करना है, उसको एक्सप्लेनेशन उसका देखना है और उसको एनालाइज करना है। पूरा रिपीटेशन जो है तो आप इसको आपको फिर इसका करना है। अब इस मेथड के साथ अगर आप स्टडी करें फिज़िक्स की तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा समझने के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट टू द टुडेज लेक्चर, और वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू बुक ऑफ फिज़िक्स। तो ये हमें देखना है, और इसके ज़रिए हम देखेंगे, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते कि यहाँ कुछ कंपैरिजन किए अपन ने यहाँ पर न्यू बुक और ओल्ड बुक को। न्यू और ओल्ड, इट इज़ मीन्ड ओनली फॉर टीचर्स, नॉट फॉर यू। स्टिल वी हैव टू डिस्कस इट, क्योंकि जो पुरानी बुक थी अगर वो आप पढ़ते तो भी वो आपके लिए नई थी, और जो नई बुक अभी आप पढ़ने वाले हैं वो भी आपके लिए नई है। ओल्ड एंड न्यू इज मीन्ड ओनली फॉर टीचर्स। तो देखेंगे हम कि जो ओल्ड बुक थी उसमें टोटल जो चैप्टर्स थे उसमें 20 चैप्टर्स की लिस्ट थी, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स थे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, और वो ये है कि आपको 20 चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 16 चैप्टर्स पढ़ना है। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, सिर्फ 16 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 16 चैप्टर्स है वो पिछले 20 चैप्टर्स से ज़्यादा बड़े हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बल्कि है। मीन्स सिलेबस अपडेट हुआ, सिलेबस वास्ट हुआ, और आपकी जो नई बुक है वो तकरीबन जो है तो CBSE की जो 12th की बुक है उसके तकरीबन इक्विवेलेंट में हो गई। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। नई बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ जो है तो बुक अवेलेबल है मार्केट में। प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है, PDF तो काफ़ी पहले इसका आ गया था मार्केट के अंदर, आई मीन ऑनलाइन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओल्ड बुक है, इस
ओल्ड बुक के अंदर जो पोर्शन था सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये दो चैप्टर्स, और ये जो दो चैप्टर्स हैं, ये दो चैप्टर को मिलाकर नई बुक में अब एक चैप्टर जो है तो तैयार हुआ, और वो है रोटेशनल डायनामिक्स। दोनों 12th के चैप्टर, इनको ज्वाइन करके अभी एक चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। उसी तरह से अगर सेकंड चैप्टर पर हम जाए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इस चैप्टर के अंदर दो चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, ओल्ड सिलेबस के दो चैप्टर्स, विस्कोसिटी जो कि 11th क्लास से आया ये चैप्टर, और दूसरा है सरफेस टेंशन, ये ऑलरेडी 12th के अंदर था। वन चैप्टर फ्रॉम 11th एंड अनदर फ्रॉम 12th, दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पर आपका तैयार हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो जैसे कि आपको पता है कि केटीजी एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये ओल्ड बुक के अंदर ये चैप्टर था। सेम एज इट इज चैप्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। लेकिन एक यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ पर भी है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ पर भी है। ये दोनों पोर्शन, ये जो चैप्टर है ये दो जगह पर जो है तो आ गया, तीसरे चैप्टर में भी और चौथे चैप्टर में भी। यानी कुछ पार्ट केटीजी का यहाँ पर मिलेगा आपको थर्ड में, और उसका कुछ पार्ट फोर्थ चैप्टर आई मीन थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको मिल सकेगा। अब यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स को आप देख रहे, जो कि चौथे नंबर का चैप्टर है, ये दो चैप्टर से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर, थर्मल एक्सपांशन एंड केटी। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन चैप्टर 12वीं क्लास में ऑलरेडी था और अभी आपको है न्यू सिलेबस में भी ऑसिलेशन है। और यहाँ पर ये जो ऑसिलेशन चैप्टर रहेगा आपका 5वें नंबर का चैप्टर है ऑसिलेशन, सेम है जो कि ओल्ड सिलेबस में था, नाम भी सेम आपको नजर आ रहा है। 6th चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी दो चैप्टर को ज्वाइन करके मिलाया हुआ है, बनाया गया है, वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव्स। दोनों चैप्टर्स 12th क्लास को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर दोनों को मिलाकर बना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट चैप्टर इज 7th, वेव ऑप्टिक्स। As you know, optics is related to light and both the chapters of light have been joined here, wave theory of light and interference and diffraction। ये दोनों चैप्टर ऑलरेडी 12th के अंदर थे और इन दोनों को ज्वाइन करके अब यहाँ पर तैयार हुआ वेव ऑप्टिक्स। काफ़ी बल्कि चैप्टर्स हो गया ये वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि अभी आपको पढ़ना है। 11th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th में भी था ओल्ड सिलेबस में। अब इन दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने को मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 11th, 12th में भी था, फिर से दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज़, नाम भी वही है, लेकिन हर चैप्टर के अंदर अपग्रेडेशन है, हर चैप्टर के अंदर अपग्रेडेशन है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 11th में आपने पढ़े, 12th में आपने पढ़े, दोनों चैप्टर्स को मिलाकर नाम में थोड़ा सा चेंज किया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम है। इसी तरह से मैग्नेटिज्म ऑलरेडी आपने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी था ओल्ड सिलेबस में, फिर से दोनों को ज्वाइन किया गया है और थोड़ा चेंज नाम के अंदर हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इस नाम से आप इस चैप्टर को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है तो 2 पार्ट्स के अंदर अवेलेबल था अभी तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस ऑल्टरनेटिंग करंट्स, इस तरह से। लेकिन अब दोनों एक ही पार्ट में हैं, यहाँ पर एक ही चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस तरह से। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ पार्ट जो है तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी है, एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट डाला गया है। चैप्टर नंबर 14, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, नाम इसका पहले कुछ और था, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, और ये 12वीं क्लास में ऑलरेडी था ओल्ड सिलेबस के अंदर। 15th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी जो है तो नाम चेंज हुआ इसका, ओल्ड नेम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, इस नाम से ये था। विथ अपग्रेडेशन, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर चैप्टर 11th में आपने इसका कुछ थोड़ा बहुत जो है तो बेसिक पढ़ा है, और 12th में तो ऑलरेडी ये चैप्टर था, और दोनों को मिलाकर जो है तो आप यहाँ पर इस चैप्टर को अब नए सिलेबस के अंदर समझ सकते, जो कि सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पर अगर आप इसका शॉर्ट में अगर आप इस पर नज़र डालें तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, लेकिन सिलेबस जो है तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, और इस इजाफे के साथ में आपके साथ में ये हुआ कि सिलेबस बढ़ा, सिलेबस नया आया, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, और आपका 3 महीने का टाइम भी कम हुआ उसके साथ ही। तो इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू, फिक्र की बात है आपके लिए, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप जो है तो फिर भी जो है तो स्टडी कर सकते। ऑलरेडी 3 महीने जो है तो हम लेट हुए, और 3 महीने लेट होने के बाद कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी फ़िलहाल में भी चल रहा है, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। आप लोग कॉलेज नहीं आ सकते, इसलिए अपने स्कूल की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग का प्रोग्राम जो है तो ये शुरू हुआ। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसी तरह से अगर बिल्कुल सीरियसली अगर आप सारे लेक्चर्स को सुने और उसी के साथ साथ जो है तो आप घर पर बैठकर स्टडी करें, और जो क्वेश्चन पेपर हम आपको दे उसको आप सॉल्व करें, तो ये जो 3 महीने का गैप है इट कैन बी कवर्ड इजीली एंड यू कैन स्कोर मोर एंड मोर इन द एग्ज़ाम। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम के अंदर जो है तो आपको शायद छूट मिलेंगी, जैसे फरवरी में जो एग्ज़ाम होता था वो 3 महीने डिले किया जाएगा। आई डोंट थिंक सो। आप ऐसा समझ के चलिए कि फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो यू हैव टू फिल दिस गैप ऑफ 3 मंथ्स। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखना है वो है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है
ये पिछले साल का नया पैटर्न है, मतलब उसके पहले ओल्ड पैटर्न था। इसकी ट्रेनिंग भी अकोला में हमको दी गई थी, लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर जो पैटर्न हमको दिखाया गया था वो कुछ और था, और यहाँ पर 24 फरवरी 2020 को जो पेपर हाथ में आया बच्चों के, उसका पैटर्न कुछ और था। हम भी इस पैटर्न को देखकर हैरत में थे। खैर जो भी था, पैटर्न जो भी है अच्छा है, इजी है। आप इस पैटर्न के ज़रिए बहुत आसानी से फिज़िक्स में पास हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्कोरिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्कोर अबव 80 देन यू विल हैव टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा है इसका, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफ़िकल्टी लेवल के हैं, जिसके लिए ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हमको देखना है। कितने सेक्शन है इसके अंदर? इसमें सेक्शन है, देखिए सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो है तो इस सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोमन में है 6, 7, 8, 9, 10, और ये 10 MCQs है। हर MCQ 1 मार्क का है। अब ये MCQ को आपको कैसे लिखना है कोई आंसर पेपर में, तो मैं आपको मॉडल पेपर में भी दिखा दूंगा। तो ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, ये आपको सेक्शन ए में करना है। ये जो क्वेश्चन पेपर आप सामने देख रहे हैं, इसकी लिंक जो है तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो लिंक पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से इसका जो सॉल्यूशन है, आई मीन मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर की लिंक भी मैं इसी में आपको दे दूंगा। वो लिंक के ज़रिए आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन ए है, इसमें 10 MCQs हो गए, ये 10 मार्क का हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी सेक्शन का है, सेक्शन क्वेश्चन 2, यह है क्वेश्चन 2। यहाँ पर इसके अंदर जो है तो आप देख सकते हैं कि 1 to 8 ऐसे 8 क्वेश्चन हैं। 8 के 8 आपको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन पर 1 मार्क है। 1 लाइनर आप इसको कह सकते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़े मवासिलाती निज़ाम क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम, और एटीन्यूएशन में क्या होता है, सॉरी मवासिलाती निज़ाम में एटीन्यूएशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपने पढ़े और आप उसको 1 और 2 पेज में चले लिखते हुए, आपका टाइम जो है तो वेस्ट होगा। आप अगर कितना भी लिखे तो 1 मार्क से ज़्यादा आपको इसमें मिलने वाले नहीं है। टू द पॉइंट आपको रहना है, ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है, और आपका ज़्यादा नॉलेज दिखाने के लिए नीचे ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन हैं वेयर यू कैन शो यूर स्टडी। उसके बाद सेक्शन बी में अगर आप जाते हैं, सवाल नंबर 3 शुरू होगा। यहाँ पर कितने करना है, इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यहाँ से, यानी हर क्वेश्चन जो है तो वो 2 मार्क का रहेगा। पहला हो गया 1-1 मार्क का, अब ये दूसरा जो है तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद में सेक्शन सी जो है, उस सेक्शन सी में भी आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यहाँ पर 3-3 मार्क के ये क्वेश्चन हैं। ऐसे 8 क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करना है। फिर आप आएंगे सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में दर्ज झैल सवालात में से कोई 3 के जवाबात तहरीर कीजिए। क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन हैं, और उसमें से आपको 3 सॉल्व करना है, यानी 4 मार्क का एक क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये सेक्शन डी पर जो है तो आपका पेपर ख़त्म होगा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है। पिछले साल
ये नया पैटर्न था और अब आपके लिए इसका सिर्फ दूसरा साल रहेगा। अब हम जो है तो आ जाएंगे, इसके बाद देखेंगे हम जो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमको देखना है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के ज़रिए शॉर्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि आप इस मॉडल पेपर के अंदर जो है तो कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको टू द पॉइंट रहना है, कितने क्वेश्चन का किस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना लिखना है, ये सब हम मॉडल पेपर में देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर की भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप लिंक को क्लिक करके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप स्टडी करें तो क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर हमेशा आपके सामने होना चाहिए, उसको देखकर ही आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पर जैसे कि अपन ने देखे कि जो सेक्शन ए है उसमें टोटल जो सब क्वेश्चंस है वो 10 है। ये रोमन में आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और ये तमाम जो क्वेश्चन हैं एक एक मार्क के एमसीक्यूज हैं। सी द मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। कैसे लिखेंगे आंसर आप इसका? आप डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आंसर पेपर में, रोमन में आप लिखेंगे 1, उसके बाद जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट है ए बी सी वो भी आपने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद सबसे ख़ास चीज़ जो कि अक्सर स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, ये वाला डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ द आंसर, एक्चुअली व्हाट इज़ द आंसर, ये भी आपको लिखना है। रोमन में लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको लिखना है। ये पूरा कंप्लीट अगर आप ऐसा लिखेंगे तब आपको 1 मार्क मिलेगा। दूसरी चीज़ आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक जगह 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग पेजेस पर ऐसे रिपीट नहीं कर सकते। पहली बार जो आप लिखेंगे वही वैल्यूड होगा और उसी पर आपको मार्क मिलेंगे, ऐसा बोर्ड का रूल है। उसके बाद क्वेश्चन 2 ये भी 1-1 मार्क का है। आपको दिख रहा है कितने शॉर्ट में आपको इसको लिखना है। बस यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 1 लाइन में 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन हो सकती है बस। उसके बाद you don't have to elaborate, don't have to explain it. Definition means only definition. तो इस तरह से शॉर्ट में आपको देना है। उसके बाद में सेक्शन बी, यहाँ पर पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, आपको इधर साइड में दिख रहा है हाफ हाफ हाफ, तो पूरा जो वैल्यूएशन है आपका वो ज़्यादातर हाफ हाफ मार्क में ही होता है। या आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा जो है तो यहाँ पर 4 पेजेस के अंदर यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप इसको डिटेल से देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक को आप क्लिक करें, पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसको आराम से आप देखें। इसी तरह अगले जितने भी लेक्चर्स अपने होंगे उन सभी लेक्चर्स के अंदर जो है तो हम जो भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है तो लिंक को दे दिया जाएगा और उस लिंक के ज़रिए आपको जो है तो आपके नोट्स को डाउनलोड करना है। जैसे ही लेक्चर हो, लेक्चर आप देख लें, उसके बाद फ़ौरन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करें। वो पीडीएफ को मोबाइल में सेव करने के बाद आप एक अपना पर्सनल नोटबुक बनाएं और उस पीडीएफ को अपने नोटबुक में नोट करें, सारे नोट्स को। पूरे नोट्स आपको मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन योर ओन रजिस्टर, योर ओन नोटबुक। और जैसे कि आपको पता है कि थ्योरी के लिए हम एक अलग नोटबुक तैयार करते हैं और जो न्यूमेरिकल्स है उनके लिए अलग रजिस्टर आपको तैयार करना है।
और क्योंकि न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है, स्टिल पर चैप्टर 20 न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व, एटलीस्ट कम से कम 20 न्यूमेरिकल हर चैप्टर से आपको सॉल्व करना है। अगर आप आपके क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप एक भी न्यूमेरिकल की स्टडी ना करें तब भी आप फिजिक्स में 100 में से 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उनमें 95% जो है तो न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो बगैर न्यूमेरिकल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्कोरिंग करना है, फिज़िक्स में मार्क्स स्कोर करना है, तो एक ही रास्ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर था अपना वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी था, एक जस्ट आपको एक जो है तो तारुफ कराना था फिज़िक्स के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर का, इसी तरह से आप फिज़िक्स की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। इसके बाद के जो वीडियोस अपन डालेंगे उसमें आपको जो है तो चैप्टर्स अपन शुरू कर देंगे स्टडी करना, और जैसे ही आपको वीडियो मिले आप फ़ौरन उसको पूरा वीडियो को देखें, और देखने के बाद जो है तो आप उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें आप अपना नाम लिखें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन आप जो है तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, जो अपना ग्रुप बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट आपको अपना नाम ज़रूर डालना है। आप अगर उसमें नाम डालेंगे तब मुझे वो दिखेगा कि आपने ये वीडियो देखा है और आपकी स्टडी शुरू है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर वीडियोस बनाकर जो है तो अपलोड किया जा रहा है आपके लिए, और आप वो ना तो वीडियो को देख रहे हैं पूरा और ना ही उसकी स्टडी आप कर रहे हैं। तो ये कंफर्म हमको कब होगा, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालेंगे, वो हमको दिखेगा, तब ये कंफर्म होगा कि आपने इस वीडियो को देखा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम फिर से ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।